शिलाजीत किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? लोगों ने सिर्फ ये सोच लिया कि सेक्सुअल वेलनेस के लिए ही इसका इस्तेमाल होगा। हिजामा का और कपिंग थेरेपी का एग्जैक्टली बेनिफिट क्या है और क्यों कराते हैं लोग? बॉडी में ये इम्प्रूव करता है। ओके। आज की यूथ और जनरेशन जो बहुत ही ज़्यादा मस्टरबेशन में है, वो हेल्दी है या अनहेल्दी है? कुदरत के जो बनाए हुए तरीके हैं आप उस तरफ ही जाएं टोटली सेक्सुअली इंटरेस्ट खत्म हो जाना, इसके पीछे क्या वजह है? तो उससे उनकी बॉडी में एक जो थकावट है वो कम होने लगती है, एक नॉर्मल परफॉर्मेंस उनकी आने लगती है आहिस्ता आहिस्ता। प्री मैच्योर एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। आपको क्या लगता है कि ये इसके पीछे क्या रीज़न है? कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो उसमें सपोर्ट करती हैं ताकि वो अपने अंदर एक एजुकेशन का टाइम बढ़ा सकें। जो आज के टाइम की बड़ी बीमारियां हैं और आपको लगता है कि यूनानी अगर दवाई यूज़ करेंगे तो 100% इसमें आपको क्योर मिलेगा, आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो, ये इतना पीछे क्यों रह गया अकॉर्डिंग टू एलोपैथी? जो किताबों के अंदर जो चीज़ मौजूद थी लोगों ने उसको अमल में नहीं लाया। पहली बात तो ये कि यूनानी हो आयुर्वेदिक हो, ये पूरी दुनिया में पाया नहीं जाता। आज हर्बल के नाम के ऊपर पूरे वर्ल्ड में इस बात को तलाश रहे हैं कि अब हम इलाज हर्बल से कैसे करें। मुझे दर्द हो रहा है, अगर मैं यूनानी दवाई ले रहा हूँ और उसका मुझे इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिल रहा तो क्या फायदा मुझे ऐसी दवाई लेने का? आज के वक्त के अंदर बात करें तो यूनानी आयुर्वेद भी बहुत तरक्की पर है। ये तो फिर एक कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे शो में बहुत ही खास मेहमान हैं बकई दवाखाना के ऑनर डॉक्टर उजैर बकई, जिनसे आज हम यूनानी मेडिसिन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिराज खान शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं डॉक्टर उजैर बकई दवाखाना प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली दरियागंज से मेरा ताल्लुक़ है। और आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि आज यूनानी पे मैं बात करूँगा। बिल्कुल, और हमें और भी ज़्यादा खुशी है क्योंकि हमने मेडिकल पे बहुत पॉडकास्ट पहले भी किए हैं, बट आज हम स्पेशली यूनानी को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हम जो गलत फहमियाँ हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज हम लोगों को नहीं है वो लोगों तक पहुँच जाएं इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है आपसे डॉक्टर उजैर, आप ये बताइए कि यूनानी में आप कौन से ऐसे नुस्खे यूज़ करते हैं जो आज के टाइम की मॉडर्न जो बीमारियाँ हैं, बड़ी बीमारियां हैं, और आपको लगता है कि ये यूनानी अगर दवाई यूज करेंगे तो 100% इसमें आपको क्योर मिलेगा? मैं सिर्फ एक या दो बीमारी के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे लिवर के लिए। ओके। लिवर के लिए यूनानी में बहुत अच्छी दवाएं हैं। यूनानी आयुर्वेदा में बहुत सारी दवाएं हैं जो कि हम कहेंगे कि हर्बल दवाएं भी कहेंगे उनको हम। उसमें आपका जैसे मको एक कॉमन चीज़ है, मकोई एक छोटा सा बीज होता है। ओके। अफसंतीन है। फिर इसके बाद में आपका सौंफ हर घर में मौजूद है। ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। इसको आप सौंफ को तो मैं ये कहूँगा अगर आप इसको सौंफ को चाहें तो आप घर में आप चबा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिवर को काफ़ी फ़ायदा देगी। ओके। और इसको उबाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि हर्बल बहुत सारी बेसिक वो चीज़ें हैं जो अपने ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं जी, तो उससे उसको आराम मिलेगा। और दूसरी हम बात करेंगे कि मेल वेलनेस के लिए यूनानी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे इसके लिए आप मुसली सफ़ेद, सितावर, शिकाकुल मिस्री और कोंच बीज और सालब पंजा, सिंघाड़ा जो बहुत आसानी से हमें दस्तयाब है, ये चीज़ें हैं, इनका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फिज़िकल फिटनेस महसूस होगी। नहीं, मतलब आप फिजिकल फिटनेस कहें या फिर मैं इन इजी और आसान अल्फाजों में कहूँगा तो जो जिनको सबसे ज़्यादा सेक्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है और जो जितने भी हमारे मेल हैं, जेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो यूनानी उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू यू? बिल्कुल, जो मैंने आपको जब जड़ी बूटियाँ बताई वो सब वो जड़ी बूटियाँ हैं जो मेल वेलनेस के ऊपर काम करती हैं। तो मेनली यूनानी अगर कहीं एक्सपर्ट है तो आपने कहा एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिवर के ऊपर, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कोई दवाइयों को छोड़ के यूनानी का इस्तेमाल करें। और अगर दूसरी कोई प्रॉब्लम है, जैसे गुप्त रोग भी बोलते हैं, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी बिल्कुल, तो गुप्त रोग भी बोलते हैं क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कि अगर आपको कोई भी ऐसी सेक्सुअली प्रॉब्लम भी होती है, जो इतने बड़े बड़े दवाखाना है, हकीम दवाखाना है, बहुत सारे हकीम है ऐसे जो इस तरीके की दवाइयां देती हैं, तो एक्चुअल में यूनानी इसी के लिए काम करती है। जी बिल्कुल। और
इसका मेन कोज जो रहता है, जो रूट रहता है इन सब जड़ी बूटियों का, ये हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम जो कम होता है उसको ये पूरा करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और जो हमारी ग़िज़ा के अंदर जो कमी रह जाती है ये जड़ी बूटियाँ उन कमियों को पूरा करती हैं, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर फिटनेस आती है और खून का दौरान बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन होने से पूरे जिस्म के अंदर फ़ायदा मिलता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका नुकसान नहीं है। करेक्ट। क्योंकि उज़ैर साहब आप एक और बात बताइए, क्योंकि यूनानी में आप एक्सपर्ट हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, ये तो सब आप लोग एक ही स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, तो आप लोग एक साथ मिलके काम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे भी आप बटे हुए क्यों हैं? एलोपैथिक तो बिल्कुल अलग हो गया, वो एक स्ट्रीम ही अलग है, इंस्टेंट रिलीफ और बहुत मेजर और सीवियर बीमारियों के लिए। जब आपके इलाज तीनों के, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो, वो एक तरीके की फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है और डाइट बेस किया जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं किया जाता, तो तीनों मिलके क्यों नहीं काम कर सकते? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मेरा अपना मानना यह है कि जिस चीज़ में महारत हो उस पे काम करना चाहिए। जो यूनानी पढ़ के आ रहा है, यूनानी की जो रिसर्चेस करके आ रहा है, जो फिलॉसफी ऑफ यूनानी पढ़ के आ रहा है, तो उसको यूनानी और यूनानी फंडामेंटल्स की बहुत अच्छी मालूमात है। और जो आयुर्वेदिक पढ़ के आ रहा है, उनको वेद और वेदों से मुताल्लिक़ और वेदों से रिलेटेड और आयुर्वेदिक जो फिलॉसफी है उस पर बहुत अच्छा उनको कमांड है। और जो होम्योपैथिक से आ रहा है तो उसको अपने होम्योपैथिक की फॉर्मुलेशन, उसका एक जो बेसिक एक बुनियाद है उसके बारे में उनको इल्म है। तो तीनों अपनी अपनी लाइनों के अंदर एक्सपर्ट हैं और तीनों ही एक ही छतरी के नीचे आते हैं, आयुष। तो ये अलग नहीं है, सब लोग एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं और एक साथ कई प्लेटफॉर्म पे रहते हैं सब लोग। आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सब अपने अपने इल्म का मुजाहरा करते हैं, अपनी नॉलेज को बताते हैं कि हमारी ये नॉलेज है, हमारा ये, एक्सपर्ट्स आते हैं, बात करते हैं। अब पहले वाली बात नहीं है कि ये अलग, ये अलग, ये अलग। अब सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके। अच्छा, आप बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि यूनानी जो हो गया वो मुसलमानों के लिए हो गया क्योंकि अरब देश से आया है। आयुर्वेदिक जो हो गया वो आपने बताया आर्यंस और या इनके टाइम से आया है, तो वेदा इसलिए हो गया। होम्योपैथिक एक नॉर्मल जो भी जहाँ से शुरू हुआ हो। मगर मेरा कंसर्न ये हो गया, सब अपने आप को बेस्ट कहते हैं, ठीक है, सब बेस्ट कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं, हमारी दवाइयाँ बेस्ट हैं, हमारे हर्ब्स बेस्ट हैं, और जबकि तीनों उसी फॉर्म पे काम कर रहे हैं, तीनों सिर्फ हर्बल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एलोपैथी की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आप तीनों भाइयों की बात कर रहा हूँ, और तीनों एक ही फॉर्मूले को के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी से क्योर कर रहे हैं सारी मेडिसिन। तो फिर अपने आप को सब क्यों बेस्ट कह रहे हैं? और भाई मुस्लिम है तो वो कहता है यूनानी, क्योंकि वर्ड ही उर्दू का है, तो लोग कहते हैं भाई चलो मुसलमान है तो भाई हकीम साहब के पास चला जाएगा। और कोई नॉन मुस्लिम है और तो वो सोचता है कि चलो भाई या तो बाबा रामदेव के पास चले जाओ या फिर और दीगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाओ। तो क्यों इतना इख्तिलाफ क्यों है दवाइयों को लेकर भी, और ये मेडिकल भी इतना इख्तिलाफ है आपस में? देखिए, ये आपको लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बात करेंगे यूनानी की। ये यूनानी की बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। जो हमारा हिंदुस्तान है, ये जो भारत है हमारा, इसमें सभी धर्मों के लोग रहे हैं और इसमें सभी जगहों से लोगों ने आकर के यहाँ पर रहे हैं। और ये एक ऐसा मुल्क है, ये एक ऐसा देश है जिसमें सभी लोग रहते हैं और सब लोग अपनी फ्रीडम के साथ रहते हैं और अपने अपने आप को सब लोगों ने अपने इल्म को सब लोगों ने खूब आगे फैलाया। और इस मुल्क के हर एक इंसान का एक ही मकसद है, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना। जो उन्होंने यूनानी पढ़ी तो उनका ये हुआ कि मेरे देश में जो लोग बीमार हैं वो मेरी यूनानी से ठीक हो जाए। जिन लोगों ने वेदा पढ़ा उनके दिमाग में ये बात रही कि मेरे देश में जो मेरे देशवासी हैं वो मेरे आयुर्वेदा से ठीक हो जाए। जिन्होंने होम्योपैथिक पे काम किया वो कहते हैं जी मेरे जो लोग हैं होम्योपैथिक से ठीक हो जाए। तो वो मोटिवेशन के लिए है, वो एक इसलिए नहीं है कि हम उसको ये सोचें कि नेगेटिव बात है, वो एक मोटिवेशन के लिए है।
तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, हम्म, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारा इलाज यूनानी से करूंगा। वेद भाई बोलते हैं तुम क्यों परेशान हो रहा हो, यार मेरा भी तजर्बा है ना, मैं आयुर्वेद से करूंगा। होम्योपैथिक वाले बोलते हैं तुम क्यों परेशान हो रहा हो, अरे कोई बात नहीं, हो सकता है तुमने दवाई सही से ना खाई हो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। तो ये एक पॉजिटिव बात है, इसको पॉजिटिव लेना है। और क्योंकि सब लोग एक दूसरे का ही ध्यान रखने की बात कर रहे हैं, और ताकि उसको मोटिवेशन बना रहे, उसका हौसला बना रहे, उस पर ये सब लोग बात करते हैं। मैं कहता हूं कि आपकी बात को लेकर के ये कुछ बटावा नहीं है, ये प्यार है, और इतना अच्छा प्यार है कि मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ इलाज करा करके खुश होते हैं। बस मेन ये है कि सच्चाई और ईमानदारी से इलाज हो, सबका फ़ायदा हो, ताकि लोग जो इलाज कराएं वो ठीक हो जाएं, उनके घरों की खुशियाँ, उनके अंदर खुशी, उनके अंदर अपने अंदर हौसला वापस आ जाए। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब जैसा आपने बोला आपकी यूनानी दवाइयाँ कुछ चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट हैं, जी आपने बोला मैन वेलनेस के लिए तो बहुत एक्सपर्ट हैं, ऐसे ही आयुर्वेद में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो जी। बहुत बेस्ट होगा, जी होम्योपैथिक में भी होगा, एलोपैथी में भी होगा, एलोपैथी में तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो क्यों नहीं ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जैसे आपकी एक जिसमें आपकी महारत है वो आपकी उसको इस्तेमाल किया जाए, आयुर्वेदिक को इस्तेमाल किया जाए, उनकी एक्सपर्टीज को, जिसमें वो बहुत ज़्यादा नंबर 1 हो, और इसमें मिला के इसमें एंड ऑफ द डे फायदा किसका है? फायदा है उस मरीज का जो उस बीमारी के लिए दर दर भटक रहा है, परेशान हो रहा है। उसको ये नहीं सुनने को मिल रहा कि भाई आप मेरे से इलाज करा रहे हो, मैं बेस्ट हूं, आप मुझसे इलाज कराइए, मैं बेस्ट हूं। ठीक है, अगर आप बेस्ट हैं, मुझे पता है कि यार यूनानी वाले मेन वेलनेस के लिए काम करते हैं, तो एलोपैथी वाले भी कहें कि भाई अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है आप यूनानी के पास जाएं, और यूनानी वाले कहें आपको ये प्रॉब्लम है आप एलोपैथी के पास जाएं। देखिए, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है और आपकी बात भी ये बहुत अच्छी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है, और यूनानी और आयुर्वेदा सिस्टम को लेकर के आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। एम्स में आप जाएँ, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल आप जाएंगे, वहाँ आयुर्वेदिक यूनानी डिस्पेंसरी सब मौजूद है। ये तो सब साथ मिलकर अब काम कर रहे हैं। अब वो चीज़ नहीं है कि एक अलग है एक अलग है, नहीं। तो आपने मुझसे सिर्फ ये कहा कि 2 बीमारी के बारे में बताइए, नहीं तो मतलब मैंने सिर्फ 2 जिसमें बीमारी, बेस्ट है एक्सपर्ट। हाँ, अब एक्सपर्ट की अगर हम बात करेंगे तो स्किन के ऊपर भी यूनानी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सचिन तेंदुलकर अपने स्ट्रेट ड्राइव के लिए मशहूर थे, मगर सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं। बिल्कुल। समझ गए आप मेरी बात? बिल्कुल। मैं एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी है। तो हर आदमी की एक एक्सपर्टीज होती है जी कि भाई मैं अपनी फील्ड में अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट हूं, बट मैं इसमें बहुत ही ज्यादा बेहतर जी हूं, बिल्कुल इसे मुझे कोई बीट ही नहीं कर सकता। तो मैंने बिल्कुल वो आपसे 2 पूछ लिया। बिल्कुल अब आयुर्वेद वाले भी होंगे उसमें, कोई उनकी जी भी कुछ ना बिल्कुल कुछ महारत होगी, जी बिल्कुल तो वो सब मिलके मर्ज होनी चाहिए, जिससे आम पब्लिक को, आम जनता को फायदा पहुंचना चाहिए। जी। मेरा मतलब ये मेरी राय है। नहीं, बिल्कुल पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। मतलब मगर फिर सब अपने आप को देखिए, जो आज मैं यूनानी के पास चले जाऊं तो यूनानी कहते हैं कि हमारे पास हर बीमारी का इलाज है और हम बेस्ट हैं। जी मैं आयुर्वेदिक के पास चले जाऊं, वो कहते हैं हमारे पास भी सब बीमारी का इलाज है, हम बेस्ट हैं। ऐसे ही सब बोल रहे हैं। दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं कि भाई अगर आप आयुर्वेदिक कर रहे हो तो होम्योपैथिक मत करना, अगर होम्योपैथिक वाले के पास चले जाओ वो कहते हैं कि आप एलोपैथिक मत करना जब तक हमारी दवाई चल रही है, और अगर एलोपैथिक वाले के पास चले जाओ तो वो तो सबसे पहली बात कहते हैं कि आप इसके अलावा कोई इलाज ही मत करना। देखिए, आप फिर ये बात कैसे कह रहे हैं कि हम सब साथ हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं? ये तो कहीं नहीं है। देखिए कि मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पे एक मरीज को एक दवा दी, क्योंकि दवा सिर्फ दवा नहीं है, मैं पूरा मैनेजमेंट देता हूँ कि आपको सुबह इतने बजे उठना है, ये खाना है, इतनी मिकदार में खाना है, आपको दवा इस वक्त लेनी है, ग़िज़ा में आपको ये खाना है, शाम को आपको दवा इस वक्त लेनी है, रात का खाना आपका ऐसा होना चाहिए। लेकिन सोने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पूरा एक मैनेजमेंट बना के दिया। जब पूरा एक मैनेजमेंट दिया बना के, तो मुझे मालूम है कि मरीज़ ने, पेशेंट ने ये दवा खाई और ये ग़िज़ा खाई, उसका बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, हम उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मैं उसके अंदर ये गौर करूँगा कि उन चीज़ों को कितनी मिक़दार और बढ़ाई जाए कि जिसको और फ़ायदा मिले। कि मैंने जो दवाएं दी वो मुक़व्वी बदन रहीं या मुक़व्वी आसाब रहीं, यानी कि पट्ठों के अंदर कुछ शिकायत तो नहीं है या कैल्शियम के अंदर कमी तो नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करते हुए दी गई। उस बुनियाद के ऊपर
मुझे मालूम रहेगा कि ये। इसी तरह जो भी अतिब्बा हैं, जो भी वैद्य हैं, जो भी डॉक्टर हैं, जब वो इलाज करते तो उनको मालूम होता है कि मेरा मरीज मेरे सुपरविजन में है, वो ये खा रहा है, उसको इतना रिलीफ मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक करते हैं, कि ताकि वो एक बीमारी का इलाज वो अपनी निगरानी में करेंगे, उनको पता होगा कि जहाँ तब्दीली आए उसको वो संभाल सकते हैं। अगर वो सब चीज़ों को मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसे संभालेंगे? मगर आज दवाइयों को लेके भी बड़ा लोगों में डर पैदा है, स्पेशली अगर मैं एलोपैथी की बात करूं कि उसमें भी डुप्लीकेट दवाइयां आती हैं और हर ब्रांड अपने आप को प्रमोट करने में लगा हुआ है। हर डॉक्टर वही दवाई लिख रहा है जो उसके आसपास मेडिकल स्टोर पे वही दवाई मिलेगी, और डॉक्टर भी वही लिखेगा जहां से उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज और परसेंटेज ज़्यादा मिल रही है। तो ये तो फिर एक कहीं कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है, और सिर्फ लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं। मतलब जिंदगियां बचाने से ज्यादा, उस मर्ज को खत्म करने से ज्यादा लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं, जो ये हर जगह देखा जा रहा है। ये एक बिजनेस मॉड्यूल बन गया है। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि जब भी आप दवा लें, बिल पे लें, जो एक अथोराइज जगह से लें, तो कोई नुकसान नहीं होगा आपको। और मैं समझता हूँ कि इंसान अगर थोड़ी एहतियात बरते, वो नुकसान से बच जाता है। तो बस यही मेरी तरफ से हिदायत है। अच्छा, यूनानी मेडिसिन से आपने कोई एक ऐसा इलाज किया हो जिसका आपको खुद रिजल्ट देख के आप भी हैरान रह गए हो, क्योंकि आपको उम्मीद नहीं थी? जैसे आपने कहा बहुत सारे इलाज हम रेफर कर देते हैं एलोपैथी को, बट कभी कभी आप एक उम्मीद से इलाज कर शुरुआत जरूर करते हैं। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ जी, बिल्कुल हुआ। बहुत सारे अमराज के अंदर ख़ास तौर से मैं बात करूँगा कि लिवर से मुताल्लिक़, सांस के अमराज से मुताल्लिक़, जैसे किसी को ब्रोंकाइटिस है, इस तरह के अमराज, और मेल वेलनेस को लेकर के हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे मरीज़ों को शिफा हुई। और मैं अभी आपको मेडिसिन के बारे में बात करते करते मैं आपको लेके जाऊंगा थेरेपीज़ की तरफ। यूनानी की बात अधूरी रहेगी हम थेरेपी की बात ना करें। ओके। वो है हिजामा। हिजामा थेरेपी, आप मानिए कि कुछ सालों में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आम हुई है। इसको हम हिजामा कहते हैं, कपिंग थेरेपी कहते हैं, और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन कपिंग थेरेपी करा रहे हैं। हिजामा का और कपिंग थेरेपी का बेनिफिट बेनिफिट क्या है, क्यों कराते हैं लोग? देखिए, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन को ये इम्प्रूव करता है। ओके। दूसरी बात ये है कि हमारे सुपरफिशियल स्किन के नीचे जो एक ब्लड जमा हो जाता है, कपिंग थेरेपी के ज़रिए वो ब्लड निकल जाता है। उससे बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट होती है, फ्रेश ब्लड डेवलप होता है, जिससे हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर मजबूत होती है। हिजामा ख़ास तौर से कुछ अमराज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, जैसे सर्वाइकल, ओके, स्पॉन्डिलाइटिस, ओके, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, शाटिका, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर। और इसके साथ साथ कुछ अमराज ऐसे हैं जैसे स्किन डिसऑर्डर में भी काफ़ी काम करता है। अब तो हम लोग हिजामा के साथ साथ लीच को भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, मैं उसी पे ऊपर बात करने वाला था। लीच थेरेपी भी आ गई है। तो लीच थेरेपी खास तौर से स्किन प्रॉब्लम में, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। लीच थेरेपी किस तरीके की स्किन प्रॉब्लम्स? जैसे एक्जिमा, ओके, सोरियासिस, लीच थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। ओके। खास तौर से उन जगहों पर जहाँ पे दर्द है, बंद चोट है। किसी के स्पोर्ट्स पर्सन बहुत सारे रहते हैं, उनके ऐसी इंजरी हो जाती है, बंद इंजरी हो जाती है, बंद चोट लग जाती है। उसमें हम लोग जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन रुकने लगता है या हिस्सा सुन्न सा रहने लगता है, तो वहाँ पर आप लीच लगाइए, लीच का इस्तेमाल करिए, बहुत फ़ायदा मिलता है। लीच एक कुदरत का ऐसा इंसेक्ट है जो ब्लड सक करता है और अपना सलाइवा उसमें छोड़ता है। ओके। जो ब्लड थिनर होता है, जो वहाँ खून को पतला करता है, पतला करके वहाँ उस एरिया में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे हीलिंग बहुत जल्दी होने लगती है। करेक्ट। और जहाँ पर आप देखते हैं कि लीच के अंदर ख़ास तौर से बालों के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों के बाल तेजी से गिर रहे हैं, अच्छा, जिन पे गंजापन जो आ जाता है, तो उसके लिए भी लीच थेरेपी और हिजामा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सर में मतलब लीच थेरेपी? हाँ, उसमें सर के ऊपर मैं अपने मरीजों की बात करूं तो मैं हफ्ते में एक बार लीच थेरेपी
और उसके बाद में 15 डेज के गैप में हिजामा करता हूँ। उससे काफ़ी मरीजों को मैंने देखा कि उनके बाल आए वापस आने लगी। आप तो बहुत बड़ी दलील कर रहे हैं, मतलब ये काफ़ी लोगों हेयर ट्रांसप्लांट वालों के बहुत सारे काम खत्म हो जाएंगे। वो एक अलग तरीका इलाज है। हाँ। मैं देखिए, हर एक सिस्टम अपना काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, और ये वक्त है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करने का और अपने अपनी अच्छी चीजों को पॉजिटिवली सबके सामने लाने का। राइट। जो हम कर रहे हैं हम उसको पॉजिटिवली रख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने अपने तजर्बात से इलाज कर रहे हैं, वो उसको रख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसको पॉजिटिव देखना चाहिए, ना कि किसी से ये देखना चाहिए कि आप कर रहे हैं एक अच्छी चीज, इससे उनको नुकसान पहुंच रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं, मैं इस बात से, क्योंकि ये मेरे लिए भी नया था कि आपने लीच और जो कपिंग या फिर कौन सा आप बता रहे हैं, हिजामा के थ्रू, मतलब आप बालों की ग्रोथ के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि शायद वापस आ सकते हैं। कितने % इसमें पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, इसमें हमें देखना होता है कि स्किन किस लेवल पर, स्किन का टेक्सचर क्या है, स्किन के अंदर कितनी नमी है, मॉइस्चर कितना है, और कहीं ये हेरिडेटरी तो नहीं है। ओके। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो उनकी हेरिडेटरी सिस्टम में चले आ रहे हैं, दादा नाना। ओके। फिर उसके बाद में उनकी फैमिली मॉल, अच्छा, वो जनरेशन के साथ में जो एक सिलसिला रहता है, तो वो चला आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों के बाल थे वो उड़ गए, तो उसमें रिकवरी के पूरे चांसेस रहते हैं। ओके। और बहुत सारे लोग जो है, सिर्फ इसके अंदर हम मरीजों को सिर्फ इसी थेरेपी पे नहीं रखते, साथ के साथ हम ग़िज़ाइयत के ऊपर भी काम करते हैं। ओके। हम अखरोट का इस्तेमाल, वॉलनट का इस्तेमाल पाबंदी से, कि रात को भिगो दीजिए 1 अखरोट और 3 बादाम रात को भिगो दें और सुबह उसका इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा अखरोट की जो शक्ल है, जो शेप है, जी हाँ, ये ब्रेन की तरह होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये बना ही दिमाग की ताकत के लिए है। और इसके साथ साथ आंवले का इस्तेमाल, विटामिन सी। और हम मरीज से इस बात के लिए, पेशेंट से इस बात को कहते हैं कि वो जितना हो सके पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के वक्त के अंदर पानी का इस्तेमाल कम हो रहा है। और इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। बाल अपने आप अल्हम्दुलिल्लाह, पहले रुआं आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेरी गुड ग्रोथ होती है। अच्छा, यूनानी को अगर मैं बात करता हूँ, तो आज की जो बहुत ही मेजर बीमारियां आज के दौर में चल रही हैं, लोगों को कैंसर है, डायबिटीज़ है, या लंग्स की सांस की बीमारी आने लगी है, तो आपको लगता है कि यूनानी ने कहीं इन बीमारियों में कुछ पकड़ बनाई है, कोई ऐसा इलाज निकल कर आया जो आप कहते हो कि कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि ये बीमारियां, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जिसको टाइम दिया जाए। देखिए, आपने बात करी कैंसर की, आपने बात करी सांस के मुतालिक अमराज की, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत देर में मालूम होती हैं। कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत देर में मालूम होती है। करेक्ट। और इसको इतनी जल्दी क्योर करना और इसको संभालना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि इसकी जो जाल है, इसकी जो रूट्स है कैंसर की, बहुत तेज़ी से फैलती हैं बॉडी के अंदर। और इसलिए ख़तरा इस बात का रहता है कि कहीं जैसे इलाज शुरू किया, कहीं और ना बढ़ जाए। क्योंकि मॉडर्न ने इस पर अच्छा काम किया हुआ है, तो अक्सर इन केसेस के अंदर लोग मॉडर्न का प्रेफरेंस देते हैं। और इस तकलीफ के अंदर इम्यूनिटी की अगर कमी होती है तो उसके अंदर यूनानी सपोर्ट करता है। ओके जी। और जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, क्या डायबिटीज़ में कुछ पकड़ यूनानी ने बनाई है या नहीं? देखिए शराज साहब, मैं एक बात यह कहना चाहूँगा कि हम लोग बीमारियों की बात करते हैं, लेकिन ये बात नहीं करते कि ये होता क्यों है। ओके। ये होती क्यों है। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि डायबिटीज़, हम ये बात करते हैं कि शुगर, फिर इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर। ये बढ़ रही है, ये क्यों हो रही है, ये बात नहीं करते क्यों हो रही है। हम ये कहते हैं ये हो रहा है। राइट। इसके लिए क्या इस्तेमाल करें? हम इसको एलोपैथिक यूज़ करें, यूनानी यूज़ करें, होम्योपैथिक यूज़ करें, अरे क्या करें? इस पर चर्चा रहती है, जबकि बात ये होनी चाहिए कि ऐसा क्या करें कि ये ना हो। एग्जैक्टली। ऐसा क्या करें कि ये ना हो। हम अपने खान पान को अच्छा करें, सादी ग़िज़ा इस्तेमाल करें,
फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सुबह ब्रेकफास्ट हेल्दी लें। ओके। इसके बाद में वो चीज़ें जो पैक फूड है उनसे बचें, और ज़्यादा घी, ज़्यादा तेल वाली चीज़ों से बचें। तो मैं समझता हूँ कि ये इन बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सकता है। ओके। क्योंकि ये बीमारियां लाइफ स्टाइल डिजीज में शामिल हो गई हैं। तो इनको रोकने के लिए इस पे काम करें, और यूनानी आयुर्वेदा में बहुत अच्छे इन बीमारियों के इलाज मौजूद हैं, और उससे कंट्रोल भी हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि पूरे इसके अंदर ख़ास तौर से लाइफ स्टाइल डिजीज़ के ऊपर हर्बल मेडिसिन का बहुत अच्छा काम है। लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर मैं समझता हूँ कि इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। उसके नुकसानात लॉन्ग टर्म में नहीं है, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी हैं, इनकी एक दफ़ा अगर आप दवा शुरू करेंगे आपको लंबे वक्त तक लेनी होगी। जी बिल्कुल। तो यूनानी और आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो इस्तेमाल करेंगे तो लंबे वक्त में नुकसानात नहीं आते, कंट्रोल हो जाते हैं। बस ध्यान पेशेंट को थोड़ा ये देना होता है कि अपनी ग़िज़ा को, अपनी डाइट को कंट्रोल करना होता है। जब हम यूनानी की बात करते हैं, और आपने अपनी एक्सपर्टीज भी बताई कि मेन वेलनेस में यूनानी बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, तो मैं उससे जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के यूथ के लिए, जनरेशन के लिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है, ये बताइए कि जो आज की यूथ और जनरेशन ये बहुत ही ज्यादा मस्टरबेशन में है, वो हेल्दी है या अनहेल्दी है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, और ये सवाल एक ऐसा है कि जो काफ़ी लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, कुदरत ने जो एक चीज़ बनाई है उसके लिए उसने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है। जो चीज़ भी अननेचुरल है वो अननेचुरल रहेगी। मस्टरबेशन में अगर आपका यूज़ हाथ का रहता है तो जो अननेचुरल है आपके लिए, तो आपको कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, नुकसान ही होगा। करेक्ट। तो कुदरत के जो बनाए हुए तरीक़े हैं आप उस तरफ ही जाएं। जो कुदरत ने मेल और फीमेल का ताल्लुक़ बनाया है वो एक सेफ, एक लॉन्ग टर्म और हेल्दी है। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग इस आदत की तरफ हैं उनको चाहिए अपने आप को काउंसलिंग करें, रोकें। कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त ऐसा आए उनको परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आने लगे। ओके। हाँ, मतलब अगर अनहेल्दी है तो उसके नुकसानात क्या हैं? देखिए, उसके नुकसानात ये हैं कि उसके अंदर नसों में ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है। क्योंकि कुदरत ने जो जगह बनाई है वो बहुत सॉफ्ट है जी, और जो मस्टरबेशन में हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जगह, वो चीज़ एकदम बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो मैं मेरा मानना अपना ये है कि कुदरत ने जो चीज़ का इस्तेमाल किया, जो बनाया है, हमको उसी पे ही कुदरत पर रहना चाहिए। और पेशेंट के लिए अच्छा होगा। अच्छा, अगर किसी को ये आदत पड़ जाती है, ये भी एक तरीके की डिजीज है जी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेडिकली इसको एक डिजीज की तरह भी देखा जाने लगा है, तो इससे बचने के लिए या इसको अवॉइड करने के लिए कोई तरीका या कोई ऐसा नुस्खा? देखिए, इसके लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। पहले जानना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, राइट, और क्या वजूहात है कि जो ऐसा हो रहा है। तो इसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए हैं जिनकी हमने काउंसलिंग करी, आज वो अपनी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फाई है। और मैं समझता हूँ कि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके। अच्छा, इसी स्ट्रीम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो मतलब आजकल के यूथ में बहुत देखी जाती है और बहुत शिकायतें भी हैं, और आपके पास भी ऐसे केस आते होंगे, प्री मैच्योर एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। आपको क्या लगता है कि ये इसके पीछे क्या रीज़न है? जो आपका सवाल है, ये सवाल मेरे सामने आते ही मेरे बहुत सारे मरीज़, जो पेशेंट, उनकी शक्लें घूमने लगी। हाँ, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक ऐसी चीज़ है, ना वो दोस्तों से शेयर करते, ना घर वालों से शेयर करते, और वो कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन में भी लेके जाती है बहुत सारे केसेस में। बिल्कुल। बहुत सारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं उनमें से कई पेशेंट ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने ये तक बोला कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा नहीं, हर चीज़ का इलाज है जी, और हर चीज़ के इलाज के साथ साथ सब्र ज़रूरी है, और सही इलाज अगर आपका होगा आप ठीक हो जाओगे। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि मेल का जो पार्टनर रहता है उसकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल पाता। ओके। जिसकी वजह से उसके अंदर ये फीलिंग पैदा होती है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है,
मतलब जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है मेरा। ओके तो अगर उसके पार्टनर का उसको सपोर्ट रहे तो मैं समझता हूँ कि उसके पार्टनर की भी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ओके कि वो उसको मोटिवेट रखे। और जब हमारे पास मरीज आते हैं तो हम उनको काफ़ी अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनकी कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो उसमें सपोर्ट करती हैं, वो उनको दी जाती हैं ताकि वो अपने अंदर एक एजुकेशन का टाइम बढ़ा सके। ओके मतलब उसका इलाज आप करते हैं इस हाँ, तरीके? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इलाज करते हैं उसका, और लोगों को फ़ायदा हो रहा है उससे। ओके लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि फ़ौरन फ़ायदा हो जाए। हमने कोई दवा दी, वो तुरंत उससे उनको फ़ायदा मिले। जी लेकिन ये भी समझना ज़रूरी होता है ऐसा होता क्यों है। उनकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा मूव करने लगता है, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि सेंसेशन बढ़ जाता है। ओके और मुझे लगता है कि इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको सिर्फ हौसला और मोटिवेशन चाहिए। बट उस सेंसेशन को और ब्लड सर्कुलेशन को स्लो डाउन करने के लिए क्या मतलब किस तरीके का इलाज आप करते हैं? देखिए, उसके लिए कुछ दवाएं हैं जो दी जाती हैं, और कुछ डाइट के ऊपर उनको गाइड किया जाता है। खजूर अगर का इस्तेमाल, कुछ डाइट आप शेयर करना पसंद करें खजूर का तो? इस्तेमाल करना, ओके जैसे इंजीर का इस्तेमाल करना, और मूसली सफ़ेद का इस्तेमाल करना, कोंच का इस्तेमाल करना, सितावर है, और इसके साथ साथ सिंगाड़ा है। ओके ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के वक्त के अंदर इतने मरीज़ इस तकलीफ़ से शिकार हैं, और बहुत सारे घरों के अंदर इसी बात की वजह से एक सेपरेशन और सेपरेशन हो रहा तलाक है तक बात पहुंच कि जाती है। वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा जो चाहते हैं, एग्जैक्टली और लोग कह भी नहीं पाते, लोग डिस्कस भी नहीं कर पाते, वो बात बहुत आगे बढ़ जाती है। अगर वो शुरू में ही एज अ डिजीज़, एज अ बीमारी, वो आके एक्सपर्ट से बात करें कि मुझे तकलीफ है, वो इस राहत से शुरू में ही नहीं कर सकते, इतनी आगे बात ही नहीं जाए। ओके जी। बट डॉक्टर सर ये बताइए क्या ये प्रॉब्लम क्या आज के दौर में ज्यादा देखी जा रही है या ये प्रॉब्लम पहले भी हुआ करती थी या आपने अपने बड़ों से सुनी है देखिए, पढ़ाई के दौरान? ये प्रॉब्लम आज के वक्त में ज़्यादा है। ज्यादा है। रीज़न उसका ये है कि सही सेक्सुअल एजुकेशन की नहीं, मालूमात सही नहीं है। लोग पोर्न साइट देख रहे हैं, पोर्न्स पे जा रहे हैं, जी तो उनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वो जो चीज़ देख रहे हैं, उससे उनके माइंड में सब कुछ एक एक माइंडसेट ऐसा बनाते हैं कि वो भी वैसे ही परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म कर रहे हैं, या उनके माइंड के अंदर चीज़ होती है कि हम उस तरफ अब परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं। करेक्ट। लेकिन वैसा होता नहीं है, वो इमेजिनेशन में होके ख़त्म हो जाता है, और रियल लाइफ ऐसी हो सकती रियल लाइफ में हो नहीं सकता। Correct. या फिर ये कहेंगे कि वो सिर्फ इमेजिनेशन में रह जाता है और वो परफॉर्मेंस नहीं होता। जब क्योंकि ये चीज़ें जब पैदा होती हैं दिमाग के अंदर, तो पार्टनर साथ में रहे तो उसमें उसका जो भी एक फ्लो बनता है, फीलिंग होती है, उसको सही से चैनलाइज किया जा सकता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है कि प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ओके और टाइमिंग को लेके भी लोगों का बहुत कंसर्न है, इशू है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है कि चलो प्री मैच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है बट टाइमिंग की इशू है। देखिए, टाइमिंग के इशू होने के बहुत सारे रीज़न हैं। डाइट का सही ना लेना, ओके नींद पूरी ना लेना, इसके साथ साथ पार्टनर के साथ में एक हेल्थ रिलेशन का ना होना, और तीसरी बात एक और ये भी इसमें रहती है कि पानी का इस्तेमाल कम करना। ओके क्योंकि पानी को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का एक बड़ा हिस्सा पानी है। एब्सोल्युटली। पानी हमारी बॉडी का एक बड़ा हिस्सा पानी हमारी बॉडी में है, जिसकी वजह से हम कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे, लेकिन पानी को हम अवॉइड करते हैं, जबकि Correct. पानी को हमें नहीं भूलना चाहिए। पानी हमें रेगुलर दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ों का ताल्लुक पानी से जुड़ा हुआ है। मतलब टाइमिंग का इशू सॉल्व करने के लिए कोई ऐसी ग़िज़ा या फिर ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो आप हमें बताना चाहेंगे, यहाँ पे देखने वाले जितने व्यूवर्स हैं? देखिए, वक्त के लिए सबसे जो अहम चीज़ रहती है वो है छुआरा। छुआरे को आप इस्तेमाल करें, रात को भिगो दें छुआरे को, दूध के अंदर भिगो दें रात को, सुबह उसको पका के इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मूसली सफ़ेद को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक बेहतरीन चीज़ है। सालब मिस्री, सालब पंजा, और इसका भी बड़ा अच्छा इसके अंदर रिज़ल्ट आता है। अकरकरा अगर अच्छा मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है।
और टाइम के ताल्लुक से मैं ये कहूँगा कि टाइमिंग के लिए चाहिए कि आदमी को कि माइंड को रिलैक्स रखे। ओके। ये नहीं है कि माइंड रिलैक्स नहीं है आदमी परफॉर्मेंस की तरफ जाए, ये गलत है। हर चीज़ को रिलैक्स मोड में आदमी को रखना चाहिए, तभी इस चीज़ के अंदर उसको कामयाबी मिलेगी। ओके। अच्छा, अब एक और मेजर प्रॉब्लम आने लगी है कि बहुत ही जल्दी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं लोगों में से खत्म होती जा रही हैं बहुत अर्ली एज में। मतलब एक पहले होता था कि 50 साल या 60 साल की उम्र में भी आदमी शादी करने के लिए तैयार रहता था, ठीक है, पहले की जनरेशन जो बोले हैं। मगर आज की जनरेशन में ना ही शादी करना पसंद करते, और एक टाइम फ्रेम है कि 20 साल से 30 साल में वो बहुत एक्टिव होते हैं, उसके बाद उनका वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। टोटली सेक्सुअली इंटरेस्ट खत्म हो जाना, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, पहले एक इंसान का एक रुझान था कि वो एक ही पार्टनर के साथ में, और जिससे उसका ज़िंदगी जुड़ गई, वो उसी के साथ दिल से तन मन से कनेक्ट रहता था। आज के वक्त के अंदर मीडिया और बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज ऐसे हो गए जिसकी वजह से उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, और मुझे लगता है कि जो लोग अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हैं तो उनको ये तकलीफें बहुत कम होती हैं। ओके। जी। अच्छा, कंफर्टेबल का मतलब, आपका कहने का मतलब है क्या अपने पार्टनर से इस बारे में बात करनी चाहिए? बात करनी चाहिए, जो बात कर पाते हैं। जो कर पाते हैं। जी। ना करना भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ी तकलीफ है कि अपने पार्टनर से बात ना करना। ओके। जी। और शायद वही काउंसलिंग की आप बार बार बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ा काउंसलिंग का पार्ट, जब पार्टनर से बात करके कपल बात करते हैं आपस में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा आपस में काउंसलिंग उनकी हो जाती है। ओके। कि अपने इश्यूज डिस्कस करके वो रिजॉल्व कर लेते हैं बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स को। अगर किसी को बिल्कुल ही ऐसी नो इरेक्शन वाली बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कितने टाइम में किया जा सकता है? देखिए, अगर किसी को इस तरह की तकलीफ है कि जो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, जी हाँ। बिल्कुल डिज़ायर ख़त्म हो गई, हाँ। तो ये एक सेंसिटिव प्रॉब्लम है, एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इसके लिए काउंसलिंग और दवा दोनों की ज़रूरत होगी, और पेशेंट को अपने अंदर एक मोटिवेशन भी रखना होगा, और कम से कम भी मैं समझता हूँ कि 3 से 4 महीने उसको रेगुलर इलाज में रहना होगा। ओके। और ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसकी भी इलाज ठीक होने की पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, लेकिन टाइम कम से कम 3 से 4 महीने का देना होगा। 3 से 4 महीने का देना पड़ेगा। मगर इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ जो रोल निभाती हो, जिसमें आप मोस्टली अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हो, कोई ऐसी अगर आप यहाँ पे हमारे साथ शेयर करें? मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है वही आपके नुस्खे हैं, मगर कोई एक आध ऐसी चीज़ जो लोगों को घर बैठे भी ट्राई करें और आप तक पहुँच जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे सबके घर के अंदर दालचीनी, लौंग, जायफल, जावित्री हर घर में मौजूद है। करेक्ट। इसका आप हर्बल टी बना के इसकी इस्तेमाल करें। दिन में एक बार भी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बॉडी में एक एनर्जी लेवल अपग्रेड करता है ये। तो मैं समझता हूँ कि अगर पेशेंट घर में ये इस्तेमाल करे उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। जी। नहीं, वैसे वेलनेस के बारे में, स्पेशली मेन वेलनेस के बारे में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी है। मैं एक और बात जानना चाहता हूँ कि वेट लॉस को लेके भी आज बहुत कंसर्न है हर आदमी को, क्योंकि अनहेल्दी फूड है, जंक फूड खा रहे हैं, वक्त है नहीं, और किसी भी तरीके की एक्टिविटी करने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों के लिए क्या यूनानी में कोई इलाज है, नुस्खा है? क्योंकि जैसे जो जिम जाते हैं जो लोग, वो फैट बर्नर का यूज़ करते हैं और इस तरीके की दवाइयों को यूज़ करते हैं जो इंस्टेंट रिजल्ट आती है, तो क्या यूनानी में भी ऐसा कुछ है? देखिए, ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। या वजन का बढ़ना और वजन का कम होना जी, ये एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम का पार्ट है। आज के वक्त के अंदर जो ट्रेंड है वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार बाहर खाना खाना है। जी हाँ, कंपल्सन है। तो उनके माइंड में ये नहीं होता कि जो खाना हम खा रहे हैं बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या वो हमारी हेल्थ के लिए सूटेबल है? एक तरफ हम कहते हैं कि मेडिसिन आपको दिन में इतना लेना है, दिन में 2 बार लेना है। इसी तरह हमने वीकली फिक्स कर लिया फास्ट फूड का यूज़ या आउटसाइड फूड हम लोग ले रहे हैं,
लेकिन आप ये देखिए कि उसमें हमारी बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल, कितना फैट बॉडी में जा रहा है, क्या इतनी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को। राइट। फूड इतना टेस्टी होता है कि जो आदमी 2 रोटी खा सकता है वो कहता है आज मैं 3 खाऊंगा, मजा आ गया। हाँ बिल्कुल हकीकत। और जबकि होना क्या चाहिए कि पेट के 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा खाना और एक हिस्सा पानी के लिए। हम क्या करते हैं कि पूरा हवा की जगह ही नहीं छोड़ते, एयर के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ते। राइट। तो पूरा कवर कर लेते हैं फूड से। राइट। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसके बाद गए घर जाकर के हमने कोई वर्कआउट नहीं करा, जाके सो गए। सुबह उठने के बाद में फिर दोबारा ब्रेकफास्ट करने बैठ गए, फिर ऑफिस गए, ऑफिस जाके बैठ गए, फिर एसी में रहे, कार में बैठे, फिर घर वापस आ गए, घर में फिर पकौड़े तैयार हैं, सही है, फिर डिनर तैयार है। तो ये बताइए जो आपने खाया उसकी एनर्जी आपने कंज्यूम कहाँ करी? एग्जैक्टली, वो कैलोरीज बनी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम चीज है, कैलोरीज को बर्न करना। इसके साथ में कुछ दवाएं हैं जो मैं समझता हूँ कि हर्बल चीजें हैं, वो इस्तेमाल करेंगे, वजन उससे काफी हद तक वजन में कमी आती है। जैसे सेब का सिरका, ओके, बहुत मुफीद है। सेब का सिरका बहुत मुफीद है। एप्पल विनेगर ओके, हाँ ठीक है। तो काफी उससे वजन को कंट्रोल होने में, फैट को बर्न करने में काफी मदद मिलती है। ऐसी भी एक आध और चीज, और चने, भुने हुए चने, ओके, जो हर जगह आसानी से मौजूद है। जी हाँ। सुबह 1 मुट्ठी इस्तेमाल करें, शाम को 1 मुट्ठी ले लें चने की, जबरदस्त फायदा मिलता है। ओके। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि वजन कम करने के लिए जीरा का इस्तेमाल करें। खाना खाने के बाद थोड़ा जीरा चबा लें, जीरा और सौंफ मिला के ले लें। और अच्छा करना, थोड़ा सा धनिया जो साबुत रहता है 2-3 दाने वो ले लें, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा, जितना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा एग्जैक्टली उतना वो हमारी बॉडी में फैट को नहीं बनने देगा। तो मेटाबॉलिज्म के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। तो वो आपका अगर पेट साफ है तो मतलब आपका फैट कम से कम बनेगा और आप हेल्दी और फिट रहेंगे। और जिनका बन गया है तो वो कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर लें तो जल्दी घट भी जाए? देखिए बहुत कंसर्न है लोग। देखिए पहले तो अपनी जो डाइट है उस पर कंट्रोल करना होगा। हाँ वो तो जरूरी है। दूसरा, आज के टाइम के अंदर हम लोग उस पर बात नहीं करते, स्ट्रेस के ऊपर। ओके। स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है, लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उनको यही नहीं पता वो रोटी उन्होंने कितनी खा ली। हाँ। अब इसके लिए मेडिटेशन की जरूरत है। मैं कहूँगा योगा करना चाहिए। ओके। अब आप कहेंगे कि यूनानी के होकर के आयुर्वेदा की बात क्यों कर रहा हूँ? भाई योगा से फायदा हो रहा है तो योगा भी करना चाहिए। हाँ सही बात है। मैं तो एक्सरसाइज के ऊपर में फोकस है कि वो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज है। फायदा होना चाहिए, जिस चीज में जिसका जो फायदा है वो होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इससे बड़ी मदद मिलेगी। स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो बॉडी में एनर्जी आएगी। एनर्जी आते ही आप वॉक करेंगे, जो डे टू डे लाइफ है उनको इजीली चैनलाइज करेंगे, राइट, तो वजन कम होगा। ओके जी। तो डॉक्टर अजहर, आप कौन सा नुस्खा यूज करते हैं अपने आप को डेली? कोई एक ऐसा नुस्खा जो आप डेली यूज करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए या फिर बाकी बीमारी से दूर रहने के लिए? देखिए मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, शहद का इस्तेमाल और खजूर का इस्तेमाल। शहद और खजूर का इस्तेमाल। मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करता। मैं चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल पसंद नहीं करता। और मैं अपने जितने मेरे पेशेंट हैं सबको मैं एक बात कहता हूँ, चीनी बिल्कुल बंद कर दो। ओके। शहद का इस्तेमाल करो, गुड़ का इस्तेमाल करो, या अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप ये अपना इंजीर का इस्तेमाल करो, खजूर का इस्तेमाल करो। मीठा करना है लेकिन चीनी से बचो। चीनी से बचना चाहिए। चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों से बचना चाहिए। वो अगर आपको लॉन्ग टर्म हेल्दी रहना है तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ओके। वैसे मेरे 2 सवाल बीच में मिस हो गए थे। शिलाजीत के बारे में बहुत इस वक्त मार्केट में बूम मची हुई है, हर जगह बात हो रही है। शायद पहले होता था मगर लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। मगर आज जिम में चले जाओ तो भी, या फिर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ जिसको सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम है, वहां भी दोनों तरीके पे शिलाजीत का नाम आता है। तो पहली बात, शिलाजीत किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए शिलाजीत के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। शिलाजीत को पहाड़ों का पसीना भी कहते हैं। ठीक है। शुरुआत में शिलाजीत जो है ये पहाड़ों के ऊपर एक लेयर हुआ करती थी, तो वो लेयर जो है वो पहाड़ों के पसीने के नाम से लोग उसको जानते थे। अब लोगों ने उसको, पहले ये लंगूर इसको चाटा करते थे। लंगूर? हाँ। ओके। तो लंगूर इसको चाटते थे तो देखा कि उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बहुत बढ़ गई। लोगों में ये हुआ क्या ऐसी चीज है कि जो ये खाते हैं, ओके,
खाने के बाद इनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो कुछ लोगों में होता है एक रिसर्च का मादा, बिल्कुल। हम भी जरा इसको इस्तेमाल करके देखते हैं, तो उनके अंदर भी एनर्जी लेवल और सेक्सुअल डिजायर बूस्ट हुई। ओके। तो उन्होंने कहा ना यार ये काम की चीज़ है, तो उन्होंने इसको खाना शुरू करा। जैसे होता है ना कि मुझे अच्छी लगती है यार, तेरे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, करेक्ट। लोग इस्तेमाल कराई, करते 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 वो चीज़ लोगों को ये पता लगा ये कुछ ऐसी चीज़ है जो फ़ायदा करती है। तो लोगों ने इस्तेमाल किया। फिर जब उसकी इस्तेमाल जब होने लगा तो उसकी जो ऊपर जो लेयर होती थी वो बहुत रेयर हो गई। ओके। लोगों ने फिर उसके स्टोन, जो उसके पहाड़ होते हैं, जैसे इसके पहाड़ आपके सोमालिया में है, मंगोलिया में है, या हमारे हिंदुस्तान में हिमालय में इसके पहाड़ हैं, फिर आपका और भी ममालिक के अंदर इसके पहाड़ हैं। तो मज़े की चीज़ क्या आई कि लोगों को इतनी ज़्यादा इसकी अवेयरनेस बिल्डअप हुई, लोगों को शरारत जब नहीं मिलने लगी वो माउंटेन को क्रैश करने लगे। यस। तो क्रैश करके उसमें से फिल्टर करके निकालने लगे। ओके। तो अक्सर ये बात करेंगे कि इसके ऊपर, तो इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा, लेकिन जो मेन इसका जो फायदा है शिलाजीत का, ये बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करता है। ओके। कैल्शियम, आयरन, फुल्विक एसिड इसके अंदर हैवी मिकदार में रहता है। ओके। जो बॉडी के अंदर रेड सेल्स को बिल्डअप करता है, बॉडी में एनर्जी लेवल, एनर्जी बढ़ाता है। ये एक नेचुरल सोर्स है। ओके। आपने देखा होगा कि जब हम वर्कआउट करते हैं जिम के अंदर, जिम में बहुत लोग इसको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं कि उनको वो चाहते हैं कोई ऐसी चीज हो जो उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ। जब प्री वर्कआउट यूज करते हैं बहुत सारे लोग, वो ये एक नेचुरल है, ये नेचुरल हब है। और बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन इसको यूज करते हैं। ओके। तो उनको यूज करने के बाद में उनको एक हेल्दी फीलिंग आती है और वर्कआउट करना अच्छा लगता है। और जो वर्कआउट के बाद जो थकावट होती है वो नहीं होती है। ये सबसे इसका अहम रोल रहता है। और इसका इस्तेमाल लोगों ने सिर्फ ये सोच लिया कि सेक्सुअल वेलनेस के लिए ही इसका इस्तेमाल होगा। एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा यही बात होती है। तो सेक्सुअल वेलनेस के लिए इस्तेमाल होगा। लोग शिलाजीत की डब्बी देखी, मैंने अक्सर लोगों को देखा, जब शिलाजीत की बोतल देखते हैं या शिलाजीत क्या कुछ भी शिलाजीत का देखेंगे या शिलाजीत के बारे में कोई बात करेगा, तो इमीडिएट उनके माइंड में एक शर्म सी आने लगती है कि कोई देख ना ले हम शिलाजीत के बारे में बात कर रहे हैं। राइट। तो ऐसा नहीं है। इसका इस्तेमाल के ऊपर तरीका, इस्तेमाल समझना होगा। ये इस्तेमाल के ऊपर ये डिपेंड है। ओके। आपको कितनी मिकदार में और किस वक्त लेनी है। ओके। कितनी मिकदार में और किस वक्त लेनी है, उसकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से बनती है। तो आप बता दें। सुबह अगर आप लेंगे खाली पेट और वर्कआउट करेंगे, या आपकी बॉडी के पानी में इसके आप, मैं समझता हूँ कि इसको चने के दाने के बराबर अक्सर कहते हैं, पानी में आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करेगा। और जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं उनको वर्कआउट करने के अंदर, जिम जाएंगे उनको एनर्जी मिलेगी, जो रनिंग कर रहे हैं या एथलीट्स, उस सबको बॉडी में एनर्जी बिल्डअप होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टैमिना बिल्डअप होगा। अगर इसी को आप 2 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह और शाम, इसका जो परफॉर्मेंस है वो चेंज हो जाएगा। ये सेक्सुअल वेलनेस की तरफ चला जाएगा। अच्छा। सेक्सुअल पावर को इनहेंस करेगा। सेक्स पावर को ये इनहेंस करेगा। तो क्योंकि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएगा, बॉडी में हर पार्ट में ब्लड के सर्कुलेशन की बढ़ने से वो एक्टिव होते हैं जी। और ये जो फिजिशियन है ये सही गाइड करेंगे कितना मिकदार में लेना है, क्या लेना है, क्या कंडीशन है। तो मैं समझता हूँ कि एज अ सप्लीमेंट सब लोग ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं लेना चाहिए। जैसे जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ओके, उनको इससे बचना चाहिए। ओके। दूसरा, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको बचना चाहिए। ओके। एक बड़ी अच्छी बात आपको बताना रह गई कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए फायदा करता है। अच्छा, दोनों ले सकते हैं, दोनों लोग ले सकते हैं। ओके। और सबसे जो अहम बात है इसके अंदर, ये कैल्शियम इसमें अच्छी मिकदार में रहता है। ये जोड़ों के जो दर्द होते हैं, जी जी, जो पुराने जो बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं, शिलाजीत को जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ओके। वो सुबह और शाम इसको इस्तेमाल करते हैं चने के दाने के बराबर, और रेगुलर इस्तेमाल करने की वजह से उनकी जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं। वेरी गुड। और जो मौसम, ठंड का मौसम आ रहा है, वो ठंड के मौसम में शिलाजीत को अगर एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें, मैं समझता हूँ कि ठंड का इफेक्ट बॉडी पे नहीं होगा। ओके। पूरी बॉडी फिट रहेगी। वेरी गुड। और मतलब मैं समझता हूँ कि अगर कोई इसको रेगुलर इस्तेमाल करे, 2-3 बूंदे इस्तेमाल कर ले। आजकल तो मार्केट के अंदर बहुत सारी
फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, रेजिन फॉर्म में भी अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है। कोई थोड़ी सी इस्तेमाल कर ले, अगर ड्रॉप फॉर्म में है तो 2 से 3 बूंद इस्तेमाल कर ले। मैं समझता हूँ कि वो किसी भी एज में होगा तो ये महसूस होगा, एज मैटर नहीं करती। उसके अंदर वो जो कहा था ना कि वो एक बड़ी पुरानी कहावत है, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छा, तो ये वो चीज है ओके, जो इस्तेमाल करता रहे तो वो कहावत बिल्कुल सही साबित होती है। इसके कोई साइड इफेक्ट? मैंने आपको बताया, इसके साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि अगर पेशेंट मतलब कोई इस्तेमाल करता है इसको, जिसे में रेगुलर यूज करने की वजह से सम टाइम कुछ पेशेंट को हीट महसूस होती है, तो वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और थोड़ी मकदार में इस्तेमाल करें। अच्छा, और अगर शुगर के मरीज हों, क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं? और उनको सेक्सुअली भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, जो शुगर के मरीज रहते हैं अक्सर, तो ये उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में काम आता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि शुगर के मरीजों के लिए ये एक अमृत है। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि शुगर के जो मरीज होते हैं उनकी बॉडी में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है, बॉडी में ठंडक रहने लगती है, पेशाब की ज्यादती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो बॉडी में कोल्ड रहने की वजह से कोल्डनेस फील होती है उनको, तो उसकी वजह से क्या है कि उनको बार बार पेशाब के लिए जाना होता है। अगर वो शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं चने के दाने के बराबर दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, तो उससे उनकी बॉडी में एक जो थकावट है वो कम होने लगती है, एक नॉर्मल परफॉर्मेंस उनकी आने लगती है आहिस्ता आहिस्ता। वो अपनी बैड परफॉर्मेंस में भी, बैड पर भी अच्छा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि सबसे उनके लिए इम्पॉर्टेंट, उनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ होती है बार बार पेशाब के लिए जाना, यूरिन का बार बार आना। तो उसको मैं समझता हूँ कि काफ़ी मदद मिलती है शिलाजीत के इस्तेमाल के बाद। ओके, अच्छा, शिलाजीत को असली और नकली पहचानने की कोई ऐसी पहचान है जो इजीली सब लोग अगर कहीं से खरीदें, हर इंसान आप तक तो अप्रोच नहीं कर सकता? देखिए, तो आज के वक्त के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि शिलाजीत ही नहीं, कोई भी चीज़ पैक फॉर्म में इस्तेमाल करें, खुली ना लें। हमारे साथ में क्या है, शिलाजीत को लेकर के एक बहुत ही आप देखते होंगे कि एक ड्रॉबैक का है या एक कमी की बात का है। जब किसी भी हिल स्टेशन पे आप जाएंगे, वहाँ पर एक आदमी पठान में बैठा हुआ है चादर बिछा करके, वो बताता है कि ये देखो मैंने ये जला दिया, मैंने ये खा के देखो, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। लोग वहाँ फ्री होते हैं, तो वहाँ उनकी बात में आकर के वो कहते हैं चलो यार ये खरीद लो। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है शिलाजीत में, इसका फिल्ट्रेशन होता है। ओके, जितना प्यूरिफाई होगा, फिल्टर होगा, प्यूरिफिकेशन रहेगा, उतना फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि शिलाजीत जो है इसमें अगर सही से फिल्टर नहीं होता, मिट्टी रहती है। इसकी मिट्टी इस तरह होती है जिसे हम घर में घिसाई करते हैं पत्थर के ऊपर, तो वो नज़र नहीं आती, लेकिन जब नाली में जाके बैठ जाती है तो बाहर नहीं निकलती। करेक्ट। तो इसलिए जब भी लें, पैक लें और अच्छी क्वालिटी की लें। अच्छा क्वालिटी की जी, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना करें कि सस्ती या इस तरह की, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि उसके अंदर अगर वो कीमत भी है तो उसके अंदर ज़रूर उसके अंदर उन्होंने मेहनत भी की है। अच्छी क्वालिटी का शिलाजीत किस दाम में मिल जाता है ताकि उससे अंदाज़ा हो जाए लोगों को? देखिए, मैं समझता हूँ कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड मौजूद हैं। अच्छा, आप अपना ही बता दें, एक आपके ब्रांड का क्या रेट है? देखिए, मेरा जो ब्रांड का है, जो आता है शिलाजीत, उसकी जो कीमत है लिक्विड फॉर्म में वो 550 रुपये है। ठीक है, जो हमने इस तरह उसको डिसाइड करा ताकि आम आदमी उसको इस्तेमाल कर पाए। करेक्ट। दूसरा, जो रेजिन फॉर्म के अंदर है वो 1245 रुपये उसकी कीमत है। ओके, ताकि लोग उसको इजीली अफोर्ड कर सकें, वो ले पाएँ। और जो रॉ मटेरियल शिलाजीत के, जो रॉ मटेरियल की बात अगर मैं करूँगा कि इसकी रॉ मटेरियल की भी आइडेंटिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसा स्टोन ले रहे हैं। अगर शिलाजीत का स्टोन अगर आपने अच्छा नहीं लिया, अगर आपको पत्थर की पहचान अच्छी नहीं है, तो इसमें भी बहुत मिलावट आ रही है। ओके। यूनानी को लेकर जब भी बात करते हैं तो हमें एक ख्याल दिन में आ जाता है कि ये दादी माँ के नुस्खे हैं जो पहले कभी कभी इलाज हुआ करते थे, नुस्खे जो होते थे, तो आज भी क्या उन्हीं नुस्खों के थ्रू ही काम कर रहे हैं या फिर एलोपैथी या फिर मॉडर्न साइंस का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है? ये आपने एक ऐसी बात कही है कि जो हर घर में बोली जाती है और हर घर के अंदर लोग इसी तरह इसकी बात करते हैं कि ये दादाजी का नुस्खा है, ये नानी जी का नुस्खा है, नानी जी ये दवा इस तरह दिया करती थी। मैं आपको बताऊं कि ये यूनानी जो एक तरीक़ा इलाज है,
ये तरीका इलाज एक जिसे कहते हैं कुदरती जड़ी बूटियों से बना हुआ दवाइयाँ होती हैं, जिसे दवा का नाम दिया गया है। बेसिकली दवा नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट की तरह हम इसको कहेंगे कि वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो हमारे किचन में होती हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे, जो एक नाम बहुत कॉमन आपने कहा कि दादी नानी, ये सब बातें जो आपने रखी, तो घर में क्या है कि गरम मसाले होते हैं, छोटी इलायची, चाय की पत्ती, अब हम अदरक, लहसुन, ये क्या है? ये सब वो चीज़ें जो ग़िज़ा हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। अब आप देखिए कोलेस्ट्रॉल की अगर आप बात करते हैं, किसी को हार्ट की तकलीफ महसूस हुई, घर में किसी बड़े बुजुर्ग को मालूम हुआ, उसने बोला कि लहसुन सुबह खाना शुरू कर दो जी। तो आप ये सोचिए कि लहसुन जो हर घर में होता है और बड़े रेगुलर उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं और कराते आ रहे हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हार्ट की तकलीफ होती है, उसमें खून का गाढ़ा होना, ये सब होता है। लहसुन के इस्तेमाल से खून पतला हो जाता है जी। और यूनानी के अंदर जो एक तरीका इलाज रहा है वो जड़ी बूटियों से रहा है और ये वो सिलसिला है जो बहुत पुराने तरीके से चला आ रहा है। लेकिन जो आपने अभी बात कही नानी दादी, तो इस सिलसिले में थोड़ा चेंज आया है। ओके। पहले क्या था कि ये सब ज़बानी चलता था, अब इन सब चीज़ों को लिखत की शक्ल में आ गई हैं कि जैसे हकीमों ने कोई किसी हकीम को दिखाने गए, उन्होंने कहा कि आपको ये तकलीफ़ है, आप एक काम कीजिए, लहसुन का इस्तेमाल शुरू करिए। आप दूध आप इस्तेमाल करते हैं शाम में, आप सुबह इस्तेमाल करिए और आप दूध को इस तरह इस्तेमाल करिए। तो यानी कि उन्होंने जो चीज़ें बताई हकीमों ने, वो दादा दानी ने नोट करा और आगे बताया, लेकिन जो किताबों के अंदर जो चीज़ मौजूद थी वो पूरी तरह लोगों ने उसको अमल में नहीं लाया जी। और अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नानी दादी के नुस्खों की बात चल रही है। अब बहुत सारी नुस्खे वो किताबों की शक्ल में आ चुके हैं, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा बोलते हैं कि यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो या फिर होम्योपैथिक हो, ये भाई भाई हैं। मीन्स क्योंकि एलोपैथिक बहुत आगे जा चुका है, तो पहले तो मैं इन तीनों का डिफरेंस पता करना चाहता हूँ। आप मॉडर्न साइंस और एलोपैथी को अभी हटा दें, सिर्फ इन तीनों में डिफरेंस बताइए क्या है। देखिए, यूनानी जो इलाज की शुरुआत हुई वो अरब से हुई, ठीक है, और इसके साथ साथ हकीम मुखराज साहब को मैंने कहा, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इसकी शुरुआत करके फिर इसके बाद हकीम जारी साहब का मैंने नाम लिया। इसी तरह आयुर्वेदा में जो वेद जो रहे हैं, जो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। इसी तरह होम्योपैथिक के अंदर जो होम्योपैथिक के ऊपर जो रिसर्च की, तो उन लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन जो आयुर्वेदा और यूनानी के बारे में कहा जाता है, तो इसमें सिर्फ जो मेन जो इसकी जो बुनियाद है वो रीजन की है, जो अरब से चीज आई, मतलब रिलीजन की, रीजन की। ओके। हाँ, कौन से रीजन से आया? यूनानी अरब से आया। ओके। और इसका जो शुरुआत है वेदों की, ये आर्यंस के वक्त के अंदर, तो ये इसको आगे बढ़ाया गया। ओके। जो वेदों ने जिस चीज को आगे बढ़ाया वो आयुर्वेदा हुआ आगे। ओके। उस आयुर्वेदा कहलाया। ठीक है, तो मतलब दोनों का इलाज और दोनों के अंदर जो इस्तेमाल की जाती है वो जड़ी बूटियां होती हैं, हर्ब्स वही सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग होते हैं। ओके। और होम्योपैथिक वो बिल्कुल डिफरेंट है, इन दोनों से बिल्कुल अलग है। वो किस बेस पे, उनका आप लोगों से कितना अलग मुख्तलिफ इलाज है? उनका हमसे मुख्तलिफ इलाज है। वो उसको जड़ी बूटियों को एक हाइपोटेंसी के ऊपर ले जा करके उससे ड्रॉप की शक्ल में वो अपना इलाज को, मरीजों का इलाज करते हैं। तो जो आयुर्वेदा और यूनानी से मुख्तलिफ है। ओके। अच्छा, ये बताइए मुझे डॉक्टर उज़ैर कि आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो, जब आपने बोला कि ये दोनों सेम हैं ऑलमोस्ट, कहीं डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, तो ये इतना पीछे क्यों रह गया अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, मतलब मॉडर्न साइंस से इतना पीछे क्यों रह गया कि जब आप काम तो इलाज के लिए ही कर रहे हैं, तो आपने साइंस को की टेक्नोलॉजी को अपने साथ इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर इम्प्रोवाइज क्यों नहीं किया? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये आप ही को आपके दिमाग में नहीं, अक्सर लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि यूनानी आयुर्वेदा इतना पुराना होते हुए भी मॉडर्न साइंस ने बाद में जन्म लिया, वो इतने आगे गई। असल में एक चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है आज के वक्त में, वो ये कि दवाओं के इस्तेमाल से फौरी रिज़ल्ट कैसे मिले, उसके ऊपर मॉडर्न ने काम किया। उन्होंने दवाओं के अंदर इतनी ज़्यादा रिसर्च की कि उन्होंने एक पेन किलर तैयार किया जो फौरी रिलीफ देता है। इसके अलावा इमरजेंसी बहुत सारी मेडिसिन तैयार की जो फ़ौरन फ़ायदा हुआ, लोगों का रुझान उस तरफ हुआ जी। अब यूनानी और आयुर्वेदा में मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई भी दवा का इस्तेमाल करेंगे, आपको थोड़ा वक्त देना होगा उसको रिकवरी में,
लेकिन यह है कि उसका फास्ट रिलीफ है तो उसके अलग फ़ायदे हैं। लेकिन यूनानी आयुर्वेदा में अगर कोई भी इलाज रहता है तो इसमें थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन रूट पे काम करता है ये। नहीं, मगर यहाँ पे मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया है, जब आपने कहा कि जी। ये एक वक्त लगता है एक बीमारी को उसका इलाज करने में। अब आपने इतिहास की बात करी है दोनों को लेकर, जी। ठीक है, कि पहली बात तो ये कि यूनानी हो आयुर्वेदी हो, ये पूरी दुनिया में पाया नहीं जाता इसका जी। इलाज, ठीक है। एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा या अरब मुल्कों में, इसके अलावा और पूरी दुनिया में नहीं देखा जाता। अगर मैं गलत हूं तो मुझे यहाँ सही करिए पहले तो। देखिए, मैं समझता हूँ कि यूनानी और आयुर्वेदा पूरी दुनिया में है, ओके। और क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर लिटरेचर लिखा गया है और इसलिए इसको यहाँ पर एक रिकॉग्नाइज किया गया है। और मुल्कों के अंदर भी आपको हर सब कंट्री में मौजूद हैं, गरम मसाले सब जगह इस्तेमाल होते हैं। तो लेकिन वहाँ पर इसकी रिसर्च नहीं हुई कि अगर हम सौंफ खाते हैं तो सौंफ के क्या फ़ायदे हैं, अगर हम दालचीनी इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, छोटी इलायची इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो उसके ऊपर यहाँ के अतिब्बा ने, यहाँ के वेदों ने उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च के साथ में किताबें लिखी। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको ताज्जुब होगा कि आज हर्बल के नाम के ऊपर पूरे वर्ल्ड में लोग इस बात को तलाश रहे हैं कि अब हम इलाज हर्बल से कैसे करें। बहुत सारी कंट्रीज़ में आप देखिए कि अलग अलग फॉर्म में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हो रहा है, लाइक हर्बल टी, ग्रीन टी। बहुत से कंट्रीज़ में तो आप ये देखें कि बीमारी के लिए लोग टी का इस्तेमाल करते हैं। ये लिवर डिटॉक्स टी, किडनी को लेकर के अलग अलग नामों से लोगों ने बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि ये आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो एक खुशाइन बात है, जो एक अच्छी बात है, वो ये कि आज के वक्त के अंदर, जैसे मैं यूनानी से ताल्लुक़ रखता हूँ, आपने मुझे एक चांस दिया कि आप यूनानी के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, हर्बल के बारे में बात करें। तो पहले ये चीज़ें नहीं थी, जो जिसकी नॉलेज जहाँ है वो वहीं उस नॉलेज के साथ में वहीं था। अब क्या है कि सोशल मीडिया का वक्त है, आप देखिए कि कितना ज़्यादा लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में, यूनानी के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में लोगों को अपडेट हो रहा है, लोग खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया इस तरफ वापस आ रही है, क्योंकि बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिसके अंदर हर्बल का बहुत अच्छा रोल है। जैसे लिवर के लिए बहुत अच्छा इलाज है यूनानी आयुर्वेदा में। हम बात करेंगे किडनी के लिए बहुत अच्छा इलाज है। वो अमराज जिनके अंदर इम्यूनिटी वीक होती है, यूनानी आयुर्वेदा का बहुत अच्छा इलाज है। क्योंकि अब लिटरेचर को लिखा जा रहा है, डाटा स्टोरेज पे काम हो रहा है और लोगों को उसके ऊपर काम करके रिसर्च लोगों के सामने रखी जा रही है। पहले एक बड़ा मुश्किल अहम चीज़ ये थी कि लोग नॉलेज शेयर नहीं करते थे, तो वो एक जगह महदूद रह जाती थी। लेकिन अब बहुत बड़ी तब्दीली आई, अब नॉलेज लोगों के बीच जा रही है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा उज़ैर साहब, ये बताइए, जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं वो इंस्टेंट रिलीफ देती हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, जैसे आपने बोला पेन किलर हो, और कोई मुझे आज कहीं दर्द हो रहा है, चाहे वो दांत में दर्द हो या बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द हो, मैं एक पेन किलर लूंगा, 10 मिनट 5 मिनट में उसका असर दिखने लगेगा। मगर अब आप दूसरी तरफ बात करते हैं यूनानी की या फिर आयुर्वेदिक, मुझे दर्द हो रहा है, अगर मैं यूनानी दवाई ले रहा हूँ और उसका मुझे इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा मुझे ऐसी दवाई लेने का? देखिए, जितनी पैथीज हैं सबके अपने अपने फ़ायदे हैं और उसी फ़ायदों से, उसी पहचान से वो चीज़ जानी जाती है। मॉडर्न में इंस्टेंट रिलीफ है, तो हमें उसी में जाना होगा, वो इलाज कराना होगा ताकि हमें उस वक्त दर्द से आराम मिले। उस आराम के आने के बाद हम आगे वो चीज़ ना हो तो हम यूनानी आयुर्वेदिक में जा सकते हैं। लेकिन हमें ये अपने अंदर शिद्दत पैदा नहीं करनी कि हमें बस यही इलाज करना है। अगर ज़रूरत पड़ने पर हम मॉडर्न भी इस्तेमाल करें, वो भी हमारे फ़ायदे के लिए है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो आज मॉडर्न मेडिसिन हैं उसके बिना इलाज करना पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि यूनानी आयुर्वेदा के अपने फ़ायदे हैं और मॉडर्न मेडिसिन के अपने फ़ायदे हैं। तो मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इसमें ये कमी और इसमें ये कमी। तीनों के अपने फ़ायदे हैं। मगर इंस्टेंट रिलीफ अगर मुझे चाहिए किसी तकलीफ से, तो मुझे क्या ऑप्शन पे जाना चाहिए? देखिए, ये देखना होगा कि उस वक्त मरीज़ की कंडीशन कैसी है। कुछ तकलीफ़ ऐसी होती है कि जिसको हम 15 मिनट 20 मिनट मरीज़ आराम कर सकता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है। जी हाँ।
तो उसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन कुछ तकलीफ ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा पेन है, जो उसको मरीज़ या पेशेंट उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो हमें मॉडर्न मेडिसिन के लिए उसको रेफ़र करना होगा, क्योंकि हमारे लिए पेशेंट पहले है, एग्जैक्टली, सब 35 बाद में है। करेक्ट। अच्छा, जब आप बोल रहे हैं कि जितनी भी यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो एक टाइम लेती हैं किसी भी बीमारी को क्योर करने में, जी, ठीक है, तो ये तो एक तरीके का डाइटरी फूड हो गया, बिल्कुल। डाइटरी फूड हो गया जो हमारे घर में होते हैं, जैसे आपने बोला। अब मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ तो इंस्टेंट अगर मैंने कोई बॉडी बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये खाने से मेरी बॉडी बनेगी, तो ऐसा तो नहीं है कि वो खाते मेरी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी, वो टाइम लेती है, इट विल टेक टाइम, जी। और वो प्रोसेस आपने लंबा टाइम तक यूज करना है। बट क्योंकि इलाज की जब बात आती है तो क्यों आयुर्वेदिक और यूनानी साइंस को इस्तेमाल करके अपने साथ साथ एलोपैथी के साथ कदम से कदम मिला के क्यों नहीं चल सकती? देखिए, आज के वक्त के अंदर अगर बात करें तो यूनानी आयुर्वेदा भी बहुत तरक्की पर है। रिसर्च इज लैब, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग, रॉ मटेरियल कैसे होने चाहिए, उसके आइडेंटिफिकेशन, उसके ऊपर बुक्स, उसका लिटरेचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष डिपार्टमेंट सब मेहनत कर रहा है उसके ऊपर कि यूनानी भी आगे बढ़े। ओके। और आगे बढ़ने के साथ साथ वर्ल्ड लेवल पर इसकी रिकॉग्निशन हो। जो कमियां रह गई वो उसको हम दूर करते हुए आगे लेके जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मॉडर्न ने करी। एग्जैक्टली। तो उन्होंने अगर कोई काली मिर्च पे उनको फ़ायदा मिला तो उन्होंने कॉन्फ्रेंसिस की, लोगों को बुलाया, बताया आज हमने काली मिर्च खाई, 2 काली मिर्च खाई थी तो ये फ़ायदा हुआ, तो उसको हम और ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं तो उसको हम कैसे उसको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लेके जाएं, फिर एक्सट्रैक्ट के बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे लेके जाएं उसको, और उसको एक कैप्सूल में एक 100 मतलब अगर हम देखें 100 ग्राम वजन को डोज दी जाए, इतनी नहीं खाई जा सकती, उसको हम कैसे कम करें, तो उन्होंने उस पर रिसर्च करी, उस पर काम करा। लेकिन हम ये अब अच्छे से खुशी से कह सकते हैं कि यूनानी आयुर्वेदा में भी अब रिसर्च पे काम हो रहा है कि अब इस पे तेजी से काम कर रहे हैं, कैसे जिस तरह मॉडर्न ने रिसर्च करके मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाया, अब यूनानी और आयुर्वेदा भी अपनी रॉ हर्ब्स, जड़ी बूटियां जिसे कहते हैं, सिंगल हर्ब भी कहते हैं, तो उससे फॉर्मुलेशन बना करके और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनको बनाया जाए जो फायदा मिले। तो मैंने क्या इंस्टेंट रिलीफ के ऊपर भी काम हो रहा है। जी बिल्कुल, मतलब इन फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है। नहीं, बहुत सारे बीमारियों में इस पे काम हो रहा है और रिजल्ट मिल रहा है। ओके। अच्छा डॉक्टर उजैर, ये बताइए आप मुझे कि आपने डॉक्टरी की तो आपने यूनानी को ही चूज किया, इसके पीछे कोई खास वजह थी? क्योंकि जब आप आज के दौर के हिसाब से बात कर रहे हैं और जमाना बहुत फास्ट है, हर आदमी को क्विक हर चीज चाहिए, तो आपने फिर यूनानी क्यों चुना, आपने एलोपैथी क्यों नहीं चुना? ये एक बहुत मेरे दिल को छूने वाला सवाल है जी, क्योंकि मेरा एक ताल्लुक एक ऐसी लिगेसी से है कि जिसमें हमारे ख़ानदानी सिलसिला हिकमत से है। हमारे आबा अजदाद हिंदुस्तान में यूनानी के ऊपर बहुत खिदमत करते हुए आए हैं। मेरे दादा मोहतरम और मेरे दादा और उससे ऊपर मेरे जितने बुजुर्ग गुजरे हैं वो सब हकीम गुजरे हैं। ओके। और हकीम बकाउल्लाह साहब से हमारा सिलसिला मिलता है हिंदुस्तान के अंदर। हकीम बकाउल्लाह साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो जब मरीज़ को देखते थे तो कुदरती वो पूरा स्कैन कर लिया करते थे कि उसमें ये बीमारियां हैं, और सिर्फ मरीज़ से चंद सवाल पूछते थे और नफ्स पे हाथ रख के, और मरीज़ कहता था कि आपको कैसे मालूम हुआ, और वो उसकी जो नुस्खा लिख के दिया करते थे। तो उनकी एक अलग ही बात थी, वो उसमें नुस्खे के साथ साथ 3 चीज़ों पे किताबों में हम पढ़ते हैं वो बहुत ध्यान दिया करते थे कि ग़िज़ा बहुत अहम है, उस पर ध्यान रखना है। तो इसके साथ साथ रूहानियत को भी बहुत तरजीह दी जाती थी। तो इन सब चीज़ों को इंस्पायर होकर के फिर उसके बाद में मेरे दादा हकीम शरीफुद्दीन बखई साहब, फिर उसके बाद में मेरे फैमिली के और लोग सब हिकमत में ही आए। तो मतलब ये खानदानी चला आ रहा है इसलिए आपने भी ज्वाइन कर लिया? ये खानदानी सिलसिला चला आया है, इसको हमने ज्वाइन किया। वैसे आप अपनी कुछ मुझे एजुकेशन के बारे में बताएं, आपने क्या क्या मतलब कंप्लीट किया है, और यूनानी से भी जी आपने क्या कौन कौन से कोर्सेज किए हैं? देखिए, मैंने BMS किया, और जो कि
यूनानी की बुनियादी एक तालीम है जी, क्योंकि कोई भी इलाज करने के लिए आपको बुनियादी मालूमात का, बुनियादी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है, जिसके अंदर BMS की तालीम के लिए हमें पूरे अपने 4.5 साल वहाँ तालीम हासिल करनी होती है। फिर उसके बाद में इंटर्नशिप का सिलसिला रहता है। जी, इंटर्नशिप भी कॉलेज में अलग, हॉस्पिटल में अलग। उसमें हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब चीज़ों के बारे में एक मुताला कराया जाता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात ये कहना चाहूँगा कि हम लोग यूनानी आयुर्वेदा को कुछ कम सोच लेते हैं, लेकिन तालीम में कोई कमी नहीं है। कम है, मॉडर्न MBBS में भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है राइट, और BMS में भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। करेक्ट, बस ये है कि एक लाइन होती है कि आपको आगे किस लाइन पे जाना है, जी, तो उसको मैंने यूनानी चूज करा। ओके, और ताकि जो एक खानदानी जो एक सिलसिला है हिकमत का और एक जड़ी बूटियों से एक लगाव का वो रहे, क्योंकि हमारे खून में है, तो इसको हम आगे तक इसको हम लेके जाएं, और ये मेरा रीज़न रहा है यूनानी चूज़ करने। अच्छा, यूनानी को लेके कोई ऐसी गलतफहमी जो आपको लगता है कि वो दूर होनी चाहिए और आप यहाँ पे उसको क्लियरिटी देंगे? कोई ऐसी बात आपके दिमाग में आती है कि यार लोगों को बहुत गलतफहमी है यूनानी को लेकर? देखिए, यूनानी को लेके एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के जहनों के अंदर कि यूनानी इलाज का मतलब यह है कि ये कहीं ना कहीं ये मुस्लिम की पैथी है, इसमें नॉन वेज यूज़ होता होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्योर हर्बल रहता है, सारे हर्बल फॉर्मुलेशन रहते हैं, राइट, और इसके अंदर पूरा हर्बल कंपोजिशन सारे रहते हैं। तो इसलिए गलत फहमी है, इसको मैं समझता हूँ आपके ज़रिए से लोगों से कहूँगा इसको आप दूर करें। और बाकायदा सभी प्रोडक्ट के ऊपर देखे होंगे आपने कि सब में ग्रीन सिंबल होता है। ओके, तो ये ग्रीन सिंबल ये शो करता है कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। अच्छा, ये भी एक पंगा है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? हाँ, ग्रीन सिंबल होते हैं सभी प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, अब आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको जो कोई भी फूड आइटम है या इस तरह की जो मेडिसिन रहती हैं, सबके ऊपर आपको मेंशन करना रहता है कि ग्रीन, रेड, ये सब। तो रेड जो साइन होता है वो किसके लिए वो होता है? नॉनवेज के लिए होता है वो सर। नॉनवेज के लिए जी। होता है। अच्छा, मगर कोई किसी को ऐसी बीमारी हो गई और वो हो वेजिटेरियन, मगर बीमारी ऐसी हो गई कि उसको रेड साइन वाली अगर दवाई देने पड़ती हो, तो क्या करते हैं आप, बताते हैं? देखिए, पहले तो मरीज का पूरा जायजा होता है, और हमारे पास में तो वेज ही रहता है सारा, अच्छा, सारा वेज है। तो हम उसी से इलाज करते हैं। अगर उसमें कहीं मुश्किल आती है तो हम मना कर देते हैं कि हमारे पास यह तरीका इलाज है, तो यहाँ तक हम इलाज कर सकते हैं, इससे आगे अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप दूसरी थेरेपी की तरफ या दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि हमारी भी एक लिमिट होती है कि अगर कोई पेशेंट की तकलीफ ज़्यादा है तो उसको अगर मॉडर्न की ज़रूरत है, मॉडर्न रिफ़र करते हैं कि आप इमरजेंसी में जाके इसका ओके, इलाज लीजिए। ओके, ओके। तो लास्टली आप हमारे इस शो के बारे में क्या कहेंगे, शिराज खान शो के बारे में? शिराज खान शो के बारे में मैं ये कहूँगा कि वाकई ये एक बहुत जिम्मेदारी और बहुत अहम काम है, और मैं आपके अक्सर पॉडकास्ट देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों और जिन मुद्दों को आप उठाते हैं वो वाकई वो आज के वक्त की ज़रूरत है, और जिस तरह और जिस आप हौसले के साथ सवालात पूछते हैं, ये आपकी एक पहचान अलग बनाती है। और मैं बहुत सारे सवालात का जवाब देना नहीं चाहता था लेकिन आपने मुझे हौसला दिया कि नहीं, इन मौज़ूओं पे बात करना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि ये आज के वक्त की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग सेक्स के नाम के ऊपर ठगे जा रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर शिराज भाई ने मुझे इस बात के लिए मोटिवेट किया कि आप बात करें, लोगों को बताएं कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के लिए सही जगह क्या हो सकती है, बिल्कुल, सही इलाज कहाँ कराया जा सकता है, ताकि लोग अपनी एक ना बताने वाली तकलीफ को छुपाने की वजह से मिसगाइड ना हो। बिल्कुल ठीक। और एक बात मैं इस शो के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव शो होता है, और पता नहीं आप सवाल कहाँ कहाँ से लाते हैं, मुझे नहीं पता। वो सवाल लेकर आते हैं जो हर एक के दिल को छूने वाले हो, और मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके साथ वक्त दे पाया, और एक बहुत
अहम मुद्दों पे हम लोगों ने बात करी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ आपको यूनानी से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज इस पॉडकास्ट में मिली होंगी, और सेक्सुअल वेलनेस को लेकर आपकी बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी यहाँ दूर हो गई होंगी। बहुत सारे नुस्खे जो घर बैठे भी आप पूरे कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो भी आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू पता लगे होंगे। और अगर इसी तरीके के पॉडकास्ट आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस पॉडकास्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।